Hello everyone, welcome to Solitude Education. My name is Amir Reza and today we are going to discuss about the interview questions asked by big companies as well as small companies to a civil engineer. अब मार्केट में आपको बहुत सारी ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो बताएंगे सिविल इंजीनियर से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, उसके बाद रेशियो ऑफ M25, M20, M15 ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन हम वो डिस्कस नहीं करने वाले यहाँ पे। सिविल इंजीनियर से सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस ना पूछ के और भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है अच्छी कंपनीज में। तो हम उस टॉपिक पे आज बात करेंगे, जैसे क्यों आप हमारे कंपनी के लिए काम करना चाहते हो, इसका कैसे जवाब दे, उसके बाद आप सेफ्टी कैसे मेंटेन करोगे, क्या क्या चीज़ें सेफ्टी में आती है, और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पहली चीज़ आती है इसमें वो है What made you decide to become a civil engineer? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि आप सिविल इंजीनियर क्यों बने। अब मेन तो मेरे हिसाब से सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप सिविल इंजीनियर सबसे पहले बने क्यों आफ्टर ऑल। क्योंकि बहुत सारे हमारे इंडियन कल्चर में क्या है और हमारे इंडियन पेरेंट क्या है, वो सोचते हैं कि इंजीनियरिंग कर ले हमारा बेटा फिर सेट है, हमारे बच्चे इंजीनियरिंग कर ले फिर सेट है जगह पे, जो कि ऐसा नहीं है। आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई सिविल इंजीनियर की फील्ड में, आपको जॉब बहुत कम मिलेगी, मिलती भी है तो आपको जैक लगाने पड़ेंगे, लिंक लगाने पड़ेंगे तब जाके, और अगर मिल भी जाती है बाई चांस किसी बिना जैक के बिना लिंक के तो बहुत ही मुश्किल होती है उसको फाइंड आउट करने में। तो सबसे पहले आप सिविल इंजीनियर बने क्यों, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहले तो वही फैमिली, दूसरी चीज हो सकती है आपको इंटरेस्ट था, तीसरी चीज हो सकती है आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट था, और भी चीजें हो सकती है जैसे आपने किसी को देखा हो काम करते हुए तो आप उनसे इंस्पायर हो गए, फिर आपको डिजाइनिंग में इंटरेस्ट हो सकता है, ये सब चीजें आ सकती है। तो इसको आंसर करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका मेरे हिसाब से है वो ये कि आप कह सकते हो कि मेरा इंटरेस्ट था मैथ में एज वेल एज मेरा इंटरेस्ट था फिजिक्स में, और सिविल इंजीनियरिंग के बारे में जब मैंने मतलब पता किया तो उसमें मेरी जो जितनी भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट थी वो सारी थी। तो इस चीज़ को लेके मैंने सिविल इंजीनियरिंग को चूज़ किया। उसके बाद आप ये भी बता सकते हो कि मैंने बहुत सारी कंस्ट्रक्शन साइट देखी जहाँ पे उनको वर्क करके देख के मेरे को इंस्पिरेशन मिली, साथ ही वहाँ पे जो भी गलतियाँ हो रही थी मैंने सोचा कि मैं उसको अपने टाइम जॉब करके ख़त्म कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरे हाथ में कंट्रोल होगी तो मैं ख़त्म कर सकता हूँ जल्दी ईजिली। तो वो सब चीज़ें आप बता सकते हो कंपनीज को, तो कंपनी को लगेगा कि हाँ आपने सिविल इंजीनियरिंग बस फैमिली के प्रेशर में आके नहीं की है, आप मतलब करने से पहले आपको पता था कि हाँ ये चीज़ें होती है, आपको वो चीज़ पढ़नी है, आपका इंटरेस्ट था। कितने लोगों का होता है कि आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट होता है, तो आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट हो या फिर ड्राइंग में इंटरेस्ट हो तो भी आप कह सकते हो, ये चीज़ों को बता सकते हो कि हाँ मुझे ड्राइंग और आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट था तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग को फील्ड को चूज किया। तो यहाँ पे काउंटर क्वेश्चन ये बन जाता है कि आपने आर्किटेक्चर से क्यों नहीं किया। तो आप कह सकते हो कि मुझे सिर्फ डिज़ाइन और आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट ना बल्कि मुझे मैथ्स में भी इंटरेस्ट था, मुझे डिज़ाइन भी करना था चीज़ों को, मुझे एनालिसिस भी करना था स्ट्रक्चर्स के ऊपर, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो लगेगा कि हाँ आप जानते हो कि आप क्यों बने हो, आपके पास रीज़न है सिविल इंजीनियर बनने का। जिस इंसान के पास रीज़न होता है कोई चीज़ करने का वही इंसान उस चीज़ को ढंग से कर पाता है। जिसके पास कोई रीज़न नहीं किसी चीज़ को करने का वो क्यों करेगा उस किसी भी चीज़ को ढंग से। तो ये एक चीज़ होती है जो आपके इंटरव्यू के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती है कि हाँ इस बंदे को पता है ये चीज़। अब नेक्स्ट आता है Why do you want to work for our company? अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे इंजीनियर्स है या जो भी एम्प्लॉय, बहुत सारे फील्ड के और भी फील्ड के लोग होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि इस चीज़ का जवाब कैसे देना है। कि कोई भी कंपनी पूछेगी कि हाँ ठीक है आप इंटरव्यू में आ गए, बहुत आगे आ गए, आपने फर्स्ट राउंड लेक्चर क्लियर कर लिया, सेकेंड राउंड रिटर्न क्लियर कर लिया, उसके बाद आप आ गए, 4 लोग सामने बैठे आपके इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपसे वो चीज़ पूछेंगे ज़रूर कि आप हमारी ही कंपनी में क्यों जॉब करना चाहते हो। तो इसका जवाब कई लोग नहीं दे पाते हैं, कई लोग क्या ज़्यादातर लोग नहीं दे पाते हैं, बहुत कम केसेस में लोग जवाब दे भी पाते तो एक प्रॉपर वे नहीं हो पाता। अब इसका प्रॉपर वे बहुत कम है, इसका नहीं पता है किसी को कैसे दे। हाँ आप हिट कर सकते हो इंटरव्यूअर के माइंड को एक किसी भी एक टॉपिक को लेके, जो कि हेल्प कर सकता है आपको जो ऑफर लेटर लेने में। तो इसका जवाब आप ऐसे दे सकते हो कि आई वुड लाइक टू वर्क विथ योर कंपनी बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन फॉर कंप्लीटिंग देयर वर्क ऑन टाइम, maintaining safety for the laborers, maintaining a good environment for the employees। अब इसमें बहुत सारी चीजें, आपने 3 चीजें मेंटेन की कि
टाइम टाइम पे आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हो। दूसरी चीज आपने मेंटेन की कि आप लेबर के लिए सेफ्टी मेंटेन कर रहे हो। तीसरी चीज आपने यहां पे मेंशन की कि आप एम्प्लॉय को आप बहुत अच्छे से इन्वायरमेंट दे रहे हो, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हो। तो अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड होने से होता क्या है, एम्प्लॉय खुश रहता है तो काम भी हमारे ज्यादा करके देता है। कई बार ओवर टाइम, सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में बहुत ज्यादा ओवर टाइम होता है। अब उस चीज को करने के लिए आपको एम्प्लॉय को तो खुश करना ही होगा, तो वो चीजें आप मेंशन कर सकते हो वहां पे। अब टाइम इन द सेंस कि आप जब कहोगे ना किसी भी इंटरव्यूअर को उस कंपनी के बारे में कि मैंने रिसर्च किया है, आपकी कंपनी टाइम पे प्रोजेक्ट खत्म करती है, जिसकी वजह से उसकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, कई चीजों को लेकर रिस्पेक्ट है, टाइम पे खत्म करते हैं आप प्रोजेक्ट, तो कंपनी कहेगी कि हाँ बंदे ने रिसर्च किया इंटरव्यू देने से पहले, वो जानता है हमारे कंपनी के बारे में। तो टाइम बहुत ज्यादा की फैक्टर है सिविल इंजीनियरिंग में, ज्यादातर प्रोजेक्ट लेट होती ही होती है। तो फिर भी अगर आप ये कह देते हो तो इंटरव्यू को लगता है कि हाँ चलो ठीक है, उसको पता है। लेबर सेफ्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू को लगेगा कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है। लेबर सेफ्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में, किसी भी चीज से ज्यादा, क्लाइंट से भी इंपॉर्टेंट है लेबर सेफ्टी, क्योंकि लेबर सेफ रहेगी तभी हमारी साइटें चलती रहेगी। फिर आता है एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय तो आप कह सकते हो कि ओवर टाइम्स वगैरह होते हैं, तो एम्प्लॉय को अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है तो एम्प्लॉय 2 बार नहीं सोचता है ओवर टाइम करने से पहले, वो जितना खुश रहेगा उतना अच्छा काम निकाल के देगा हमें उतनी पहले। अब आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू इंटरेक्ट विथ योर क्लाइंट। इस क्वेश्चन से होता ये कि जो इंटरव्यू होता है हमारा, उसको ये पता लगता है कि जो हमारा देने वाला है, हमारा जो अभी एम्प्लॉय बनने वाला है या जो इंटरव्यू दे रहा है बंदा, उसको क्लाइंट से कितना डील करने आता है, किस तरीके से डील करने आता है। ये डिपेंड नहीं करता है कि आप फ्रेशर हो, आप एक्सपीरियंस हो, आपको क्लाइंट से डील करना आना चाहिए। ये जरूरत है आज के टाइम में, जहाँ पे क्लाइंट के साथ वर्क करते हैं कोऑर्डिनेशन में, या फिर क्लाइंट आता है बार बार आता है साइट पे, वहां पे ये चीजें बहुत ज्यादा मेजर करती है कि आप क्लाइंट के साथ कैसे डील करते हो। तो इससे ये भी पता लगता है कि जो हम हायर कर रहे हैं जिस इंसान को, उसको क्लाइंट के बारे में कितना नॉलेज है, डील करना, साइट के ऊपर कितना काम किया हुआ है। अब कई सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, उनके बहुत ज़्यादा डिज़ायर होते हैं, उनकी बहुत सारी इच्छाएं होती है कि कभी वो कह देते हैं कि इस डिज़ाइन में चेंज कर दो, डिज़ाइन में चेंज कर दो। कई बार होता है क्लाइंट कहते हैं कि शॉर्टकट तरीका ले लो, कई बार क्लाइंट कहते हैं कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, कई बार क्लाइंट कहते हैं कि आप लेबर नहीं लेके आ रहे हो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स होती है। क्लाइंट्स हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम होती है उनको कि हाँ हमारे साथ ये नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, काम मेरा ऐसे क्यों नहीं हो रहा, हमारा काम लेट क्यों हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो हमारा इंटरव्यूअर होता है वो ज़्यादातर टाइम ये क्वेश्चन पूछता है कि आप क्लाइंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करोगे सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में। क्योंकि जब कोई भी इंसान कंस्ट्रक्शन करवाता है ना, घर का या सोसाइटी बनवा रहा है, बिल्डिंग बनवा रहा है, तो वो उसका सपना होता है, और वो कोई भी इंसान अपने सपने को लेकर कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियस होता है। तो उसके लिए आपको ये सब चीज़ें जानना होगा कि कैसे डील कर सकते हैं क्लाइंट से। उसका जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है, आप इंटरव्यू को ये कह सकते हो कि माई पेशेंस, सिंसियरिटी एंड माई नॉलेज विल हेल्प मी टू डील विद द क्लाइंट। लाइक लॉट्स ऑफ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि उनको सिविल इंजीनियरिंग से, ऑब्वियसली वो सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में नहीं होते क्लाइंट्स हमारे बहुत ज़्यादा, तो उनको पता नहीं होता है बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आपके पास नॉलेज है सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में बहुत अच्छी, आपके पास सिंसियरिटी, आप सिंसियरली काम कर रहे हैं, आप थोड़े काम है, पेशेंस है, तो क्लाइंट गुस्सा होते हैं बहुत ज़्यादा केसेस में, बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। तो आपको कामली उसको डील करना होगा, काम हो कि आपको आराम से उनको डील करना होगा, आपको बताना होगा कि सर ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम की वजह से ये चीज़ें हुई है। तो उससे होता क्या, क्लाइंट समझ जाते हैं। अब लेट्स सपोज आप साइट पे डील कर रहे हो, आप साइट पे काम कर रहे हो, कई बार होते हैं क्लाइंट्स की गाड़ियाँ लगी होती है, अगर सोसाइटी में आप काम कर रहे हो क्लाइंट्स की गाड़ियाँ लगी होती है, वहाँ पे क्या होता है, जब हम कई बार होता है कि एक जेई होता है, एक सुपरवाइजर होता है, दोनों कई बार इधर चले जाते हैं उधर चले जाते हैं देखने के लिए काम। तो लेबर जो होता है ना, वो सपोज उस पे गिर गया, प्लास्टर गिर गया थोड़ा सा, या कई बार होता है रेत गिर जाते हैं, कई बार बहुत सारी चीज़ें गिर जाती है, तो क्लाइंट हमारा गुस्सा करता है। आप कामली उसको डील करो, आप उसको साफ करवा दो, ये सब चीज़ें होती है। जब मैं जॉब कर रहा था वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी सफाई को लेके। हमारी लेबर काम करती थी और सफाई नहीं करती थी, क्योंकि टाइम हो जाता था काम करते करते, तो लेबर आधे घंटे फ्री होने से पहले कहती थी कि हम आज काम कर लेते, कल सफाई करेंगे। वो तो ये सोच लेते थे, डील हमें करना पड़ जाता था क्लाइंट से। जब क्लाइंट आगे कहते थे कि आपने काम करवाया, सफाई क्यों नहीं करवाई,
अब उस चीज़ को डील करने के लिए हमें जब अगले दिन सबसे पहले आते थे तो हम सीधे सफाई से स्टार्ट करते थे। 2 लोगों को सफाई के लिए भेजा, 2 लोगों को दूसरे सफाई में भेजा और भी सारी चीज़ें मेंटेन करके लेबर फिर काम करवाते थे। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। फिर अब आगे बढ़ते हैं। What are the biggest challenge that you believe civil engineer face? अब सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में बहुत सारी चैलेंज है। सबसे पहली चैलेंज तो यही है कि पहले आप जॉब ढूंढ लो आज के ज़माने में, जो कि बिना आपके किसी जैक के बहुत मुश्किल है। क्योंकि कॉलेज जो हमारी आजकल जो कॉलेजेस निकाल रही है स्टूडेंट्स को, वो कॉलेजेस बस खुलती है, डिग्री देती है आपको, बस अब आपके पास नॉलेज है नहीं है डजंट मैटर, उनको कोई लेना देना नहीं है आपसे। आप फील्ड में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि इंटरव्यू में ही आप पहले राउंड में ही बाहर हो जा रहे हो, आपको पता नहीं है कैसे इंटरव्यू देना है, आपकी पर्सनालिटी नहीं है उस हिसाब से आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, नॉलेज नहीं है उस हिसाब की। आज भी मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं जो 2-2 साल से करके बैठे हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है हमारे फील्ड में आज के ज़माने में। तो उस चीज़ से डील करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पहले तो आप नॉलेज ले लो, नॉलेज होगी आपकी तो चांसेस है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिगेस्ट चैलेंज क्या फेस करते हैं सिविल इंजीनियर अपने फील्ड में। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा इंटरव्यूअर है वो 2-3 चीजें जानना चाहता है कि आपकी वर्क एथिक्स क्या है। वर्क एथिक्स जिससे कंपनी की वैल्यू पता लगती है आपको कि कंपनी को आप कितनी वैल्यू दे रहे हैं। आपके वर्क एथिक्स से पता लगेगा कि कंपनी को आप कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी के पास वर्क एथिक्स नहीं है तो वो अपने हिसाब से चलेगा, कंपनी क्या चाहती है कैसे चाहती है डजंट मैटर उनके लिए। उसके बाद और भी चीज़ें जानना चाहती है, जैसे कोई भी प्रॉब्लम कॉज हो जाती है हमारे साइट्स पे, प्रॉब्लम आ जाएगी तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि साइट है हमारे पास, साइट्स पे प्रॉब्लम कॉज होगी, डेली बेसिस पे होगी। आपको डील कैसे करने आता है वो भी इससे कंपनी को पता लग जाती है, इंटरव्यूअर को पता लग जाता है। आप ऐसा कह सकते हो कि इसका जवाब देने का सबसे जो इजी तरीका मेरे को ये लगता है वो ये है कि आप कह सकते हो कि बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं शॉर्टकट लेना चाहते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स को नहीं पता होता है सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में, तो वो कहते हैं शॉर्टकट ले लो, ऐसे कर लो वैसे कर लो, जो कि गलत है, जो कंपनी के एथिक्स के अपोजिट होता है। तो आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो, ना कि आप क्लाइंट के लिए। ऑब्वियसली आप काम कर रहे हो, लेकिन जो कंपनी की एथिक्स है आपको उसको मेंटेन करना होगा। आप सेफ्टी से खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। सेफ्टी से खिलवाड़ करके आप साइट नहीं चला सकते हो आगे। अगर आप सेफ्टी को नहीं ध्यान में कंसर्न नहीं रखोगे सेफ्टी को, तो आप एक्सीडेंट कॉज करवा सकते हो। आपका क्लाइंट बोलेगा कि हाँ आप ये सेफ्टी छोड़ो, आप पहले ऐसे ऐसे काम करा लो। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो बदनामी किसकी होगी? कंपनी की। केसेस किस पे चलेंगे? कंपनीज पे। क्लाइंट के ऊपर कुछ नहीं आता है, जो भी होगा इंजीनियर पे आएगा, कंपनीज पे आएगा। तो अपने वर्क एथिक्स के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज कभी भी नहीं करना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में, क्योंकि भुगतना फिर हमें ही पड़ता है, इंजीनियर्स को ही पड़ता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं। What do you believe should be the number 1 priority for an civil engineer? For any civil engineer. अब जहां तक बात आती है बिगेस्ट प्रायोरिटी की, तो वैसे तो देखो बहुत सारी चीजें आती है सिविल इंजीनियरिंग में बिगेस्ट प्रायोरिटी में कि जॉब ही मेंटेन कर लो पहले तो लेकिन जो सबसे पहले आती है, जो सबसे ऊपर आती है अकॉर्डिंग टू मी, वो आती है सेफ्टी। अब सेफ्टी कैसे? हमारी जो सिविल की साइट्स होती है जल्दी वो बंद नहीं होती है। अब कोविड का सिचुएशन छोड़ दिया जाए, कोविड में तो कोविड की वजह से बंद हुआ था, उसके अलावा ज्यादातर केसेस में बंद होती है। कई बार एक्सीडेंट कॉज हो जाता है, उसकी वजह से साइट्स बंद होती है। तो एक्सीडेंट सबसे ज्यादा साइट्स पे हो सकते हैं अगर हम सेफ्टी को कंसर्न ना करें, और अगर एक बार एक्सीडेंट हो जाती है तो साइटें ज्यादातर केसेस में बंद हो ही जाती है। अब वो कई महीनों के लिए हो सकता है दोबारा साइट चालू ना हो, जैसे चाइना में हुआ था। एक सेफ्टी के कंसर्न की वजह से पूरी की पूरी $1 बिलियन की प्रोजेक्ट रखी रह गई। उसके बाद बहुत सारी चीजें होती है। तो सेफ्टी हो गई। उसके बाद सिर्फ सेफ्टी नहीं, हमें इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना होता है। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना होता है। उसके बाद जो हमारी लेबर वर्क कर रही है उनके हेल्थ को प्रोटेक्ट करना होता है।
क्योंकि लेबर जब हमारी काम करती है, वो स्टील की कटिंग करती है, तो उसमें से जो हमारे वो निकलते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स निकलते हैं स्टील के, वो अगर उनको हम मास्क नहीं देते हैं तो वो उनके फेफड़े में जाएगा और उनको प्रॉब्लम कॉज करेगा, हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करेगा उनके। उसके बाद प्रोटेक्शन हेलमेट होता है, वो प्रोवाइड कराना होता है ताकि कुछ गिर विर रहा है तो उसके सर पे चोट ना लगे या कुछ ऐसा एक्सीडेंट कॉज ना हो। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा कि आप साइट पे जा रहे हो, जॉब कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको पता तो रहना चाहिए कि आप साइट पे तो आपको सबसे पहले किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे अकॉर्डिंग और बहुत सारे लोगों के अकॉर्डिंग, वो यही है कि आपको सेफ्टी मेंटेन करना है। आप सेफ रहोगे तो आपकी साइटें चलती रहेंगी, और साइट चलेगी तभी आपका वर्क कंप्लीट होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब है, इफ अ डिजाइन फ्लो ऑन अ कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन कॉज एन एक्सीडेंट, वुड यू ब्रिंग दिस टू द अटेंशन ऑफ अपर मैनेजमेंट। अब यहां पे ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कई लोग सोचेंगे कि अगर हम अपर मैनेजमेंट में ले जाए तो वो कहेंगे कि आपको तो डील करना नहीं आता है, साइट पे कैसे डील करते हैं चीज़ों से, वो हमें निकाल सकते कंपनी से। ऐसा नहीं है। इस केस में जो आपको सबसे पहले चीज करनी है वो आपके जो सुपीरियर्स है उनके नॉलेज में ये चीज आपको लानी होगी कि आप एक्सीडेंट कॉज हो गया आपके साइट पे, उनको आपको बताना होगा सबसे पहले। इसके बाद अब ये क्यों करना है? करना इसलिए कि कंपनी की एथिक्स होती है बहुत सारी कंपनीज की कि एक्सीडेंट से हमें डील करना होगा, एक्सीडेंट नहीं कॉज होने चाहिए। तो ये चीज़ आप सुपीरियर को बताओगे तो वो जल्दी से जल्दी साइट पे पहुंचेंगे और उसके बाद उस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपसे रिजॉल्व हो सके, ऐसा कई से केसेज में नहीं होता है कि रिजॉल्व हो पाए। वहाँ पे जो हमारे कंपनी के सीनियर्स आते हैं वो आके बैठते हैं, जो सामने जो जैसा एक्सीडेंट हुआ रहता है, कॉज हुआ रहता है लेबर्स के साथ, उनसे डील होती है कि हाँ ये चीज़ हुई है, ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं। अब ये आप कर दोगे। उसके बाद ये लाना इसलिए भी जरूरी है कि जो हमारी कंपनीज है वो इन फ्यूचर इसी एरर से सीख के दोबारा वही गलती ना करे। उस गलती को दोबारा ना रिपीट करने के लिए भी सीनियर्स को और सुपीरियर्स को बताना होता है। कंपनी है, बहुत सारी चीजें होते रहती है, आते रहती है, एक्सीडेंट भी होंगे। लेकिन अगर मैंने यही गलती जो इस कंपनी ने अभी की थी उसको वापस से रिपीट कर ली, फिर तो बेवकूफ़ कहलाओगे। कोई सेंस नहीं इस बात का कि आप गलती किए जा रहे हो और सीख नहीं रहे हो अपनी गलती से, लेकिन आप रिपीट मोड पे उसी गलती को बार बार किए जा रहे हो। ये बेवकूफ़ी में आती है। तो कंपनी को ज़्यादातर चीज़ें ये सुपीरियर्स को इसलिए बतानी होती है कि वो दोबारा इस एरर को रिजॉल्व कर ले, ये जो एक्सीडेंट कॉज हुई है जिस भी प्रॉब्लम की वजह से उसको रिजॉल्व करे और आगे बढ़े और दोबारा ये एरर कॉज ना हो। अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये है, हाउ डू यू मेंटेन अ सेफ वर्क इन्वायरमेंट। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हम साइट पे सेफ वर्क इन्वायरमेंट कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें जो सबसे अच्छा चीज़ है, जवाब देने का जो सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप कह सकते हो कि जब भी मैं साइट पे जाता हूँ तो मैं सबसे पहले जो चीज़ को कंसीडर करता हूँ या लुकआउट करता हूँ वो होता है सेफ्टी, लेबर की, उसके बाद मटेरियल की। अब लेबर में क्या आता है, लेबर में हम ये देखते हैं कि जो हमारा लेबर है उसके पास, सबके पास पीपीई किट होना चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। पीपीई किट में हमारे ग्लव्स आते हैं, उसके बाद हेलमेट आते हैं, उसके बाद ग्लासेज आते हैं और भी उसके बाद हमारे बूट्स भी आ जाते हैं। ये सब चीज़ें आती है पीपीई किट में। और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे स्टील कटिंग के टाइम मास्क चाहिए, उसके बाद सीमेंट यूज़ करने टाइम मास्क लगाना चाहिए कई लोगों को, क्योंकि वो हमारे फेफड़े में जाके फिर वो बहुत सारी हेल्थ की इश्यूज कॉज कर सकती है। उसके बाद आती है दूसरी चीज़ मटेरियल में। अब मटेरियल में ये कि अगर हम सीमेंट को ढंग से स्टोर नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम है, सीमेंट हमारी वेस्ट हो सकती है। सीमेंट को हम जानते हैं कि 3 महीने तक, मैन्युफैक्चरिंग डेट के 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वो है कि हम अगर उसको प्रॉपर वे में बंद कमरे में अगर प्रोटेक्ट नहीं करके रख रहे, उसको स्टोर नहीं कर रहे, तो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आने के बाद वो जम जाएगी। जैसे उसको थोड़ी सी भी अब वेपर मिलेगी या फिर थोड़ी सी भी उसको वाटर के कांटेक्ट में आएगी
ये प्रॉब्लम होती है, मटेरियल्स हो गए। इसके बाद सेफ्टी में ये भी आता है कंसर्न कि बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मैं जहाँ काम करता था वहाँ पे जो मेरा जेई था वो ये करता था कि सबसे पहले आने के बाद, अब मैं सुपरवाइजर था तो मैं अपने हिसाब से सेफ्टी को मेंटेन करता था, लेकिन सुपरवाइजर सीनियर था, उसको ज़्यादा पता था मेरे से, तो वो आने के बाद सबसे पहले सेफ्टी पे ही देखता था, लेबर कहाँ लगा रखा है मैंने और सेफ्टी कितनी दे रखी है। तो पीपीई किट तो मैं दे रखता था, सेफ्टी के भी कुछ चीज़ें ख्याल रखता था, कई सारी चीज़ें मेरे को नहीं पता थी, मैं नहीं रख पाता था। तो आने के बाद वो सबसे पहले यही चीज़ करते थे कि हमारी मटेरियल स्टोर थी जो कल वो कितनी बची है, कितना क्या हुआ। उसके बाद सेफ्टी, अगर कभी भी मेरे से कोई गलती होती थी तो वो काम वो बंद करवा देते थे। अगर मान लो ये कॉलम पे काम कर रहा है कोई बंदा, ये जगह है, यहाँ पे कॉलम है, अगर वो यहाँ पे काम कर रहा है ना तो यहाँ पे एक वो रस्सी बांध के और उसके बाद उसको सेफ्टी बेल्ट से अटैच करना होता था लेबर को। एक बार गलती से मैंने ये चीज़ नहीं किया था तो उन्होंने ये काम बंद करवा दिया था। उसके बाद वो फिर कॉलम, इस वाले कॉलम पे उन्होंने बंधवाया सेफ्टी का बेल्ट, सेफ्टी बेल्ट बांध के लेबर को बांधा। उसके बाद ये कॉलम पे काम करने को भेजा शटरिंग करने के लिए। उसके बाद जो साइड्स की निकालनी होती है शटरिंग, उसके लिए ये सब चीज़ें साइड पे ध्यान रखी जाती है, क्योंकि अगर भी एक्सीडेंट कॉज होता है ना तो हमारी साइड के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, इंजीनियर के आएगा, सुपरवाइजर का भी आएगा, लेबर के ऊपर तो आएगा ही आएगा। तो इन सब चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है और सेफ इन्वायरमेंट इसी से बिल्ड होता है, क्योंकि लेबर को लगना भी तो चाहिए कि हाँ हमारी सेफ्टी पे काम हो रही है, तभी लेबर खुश रहती है और वर्क इन्वायरमेंट अच्छा होता है, सेफ होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है व्हाई शुड वी हायर यू। अब ये बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली क्वेश्चन है और ये एक तरीके से समझो तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है जानने को कि आप इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो इंटरव्यूअर के लिए, ताकि उसको लगे कि हाँ आपको हायर करना चाहिए। अब इसमें 2-3 एलिमेंट्स होते हैं जिसमें से मैंने 2 मेंशन किए। पहला एलिमेंट होता है कि उसमें जो हम जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन। हम जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अब जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि जब हमारी कोई भी जॉब की रिक्वायरमेंट आती है तो उसमें मेंशन होता है कि उसको साइट की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद लिखा आता है कि उसको ऑटोकैड आना चाहिए। उसके बाद लिखा आता है उसको प्लानिंग आना चाहिए। फिर लिखा आता है उसको 3ds मैक्स या फिर जो भी होती है हमारी सॉफ्टवेयर वो आनी चाहिए। बहुत सारी जगह होती है कि उसको ड्राफ्टिंग आनी चाहिए। फिर बहुत सारी जगह ये भी बोली जाती है चीज़ें कि उसको नॉलेज होना चाहिए रिपेयरिंग की। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें आती है। तो जो भी जॉब की डिस्क्रिप्शन है ना हमारे पास, उस जॉब की डिस्क्रिप्शन को एलिमेंट में ऐड करके हमें रिप्रेजेंट करना होता है सामने वाले को। जैसे एम्प्लॉय पूछेगा कि हम आपको हायर क्यों करें, सब कहेगा हमें, आप नॉर्मल लोग कहते हैं कि जॉब की ज़रूरत है, रख लो। क्यों रखेगा आपको? वो पिछले जो 50 गए हैं आपसे पहले और जो 50 आने वाले हैं वो भी यही चीज़ बोलेंगे कि हमें रख लो, हमारी जॉब की ज़रूरत है हमें। ये चीज़ें नहीं काम करती। आपको कुछ ऐसा यूनिक बोलना होगा ताकि जो इंटरव्यूअर है उसको लगे कि आपको पता है आपको हायर क्यों किया जा रहा है। तो आप जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ना उसको अपने लैंग्वेज में बना के आप बोल सकते हो इंटरव्यूअर को, ताकि उसको लगे कि हाँ इम्पैक्ट कर रहा है, उसके दिमाग में जा रहा है कि हाँ आप पढ़ के आए हो, आपको पता है जॉब के बारे में, सब कुछ पता है। अब मान लो किसी सिविल इंजीनियरिंग में कैड की निकली है वैकेंसी कि आपको ड्राफ्टमैन चाहिए। ड्राफ्टमैन के लिए रिक्वायरमेंट उसने डाली कि ऑटोकैड आना चाहिए 2D 3D, उसके बाद कोई भी रेविट या ये अपना 3ds मैक्स आना चाहिए, स्केचअप आना चाहिए, ये सब आना चाहिए। तो आप बोल सकते हो कि मैंने आपका जॉब डिस्क्रिप्शन देखा, उसमें जो रिक्वायरमेंट थी जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए ऑटोकैड 3ds मैक्स रेविट वगैरह वो मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है और मैं इस चीज़ में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बेहतर कर रहा हूँ, तो आपकी कंपनी को इसलिए मुझे हायर करना चाहिए। अब इसमें 2-3 चीज़ें आती है। आप ये ऐसे भी कह सकते हो। फिर दूसरी चीज़ आप कह सकते हो कि स्टोरी बना के, दूसरी एलिमेंट है स्टोरी। स्टोरी कैसे? आप बता सकते हो कि जैसे कंपनी से निकला कि सेफ्टी इंजीनियर चाहिए,
सेफ्टी इंजीनियर की वैकेंसी निकली, आप गए इंटरव्यू देने, वो पूछेगा हमारे हायर क्यों करें, आप बता सकते हो कि हमारे साइड पे एक सेफ्टी एक्सीडेंट कॉज हो गया था, तो उस एक्सीडेंट को मैंने ऐसे ऐसे करके रिजॉल्व किया, तो उसको लगेगा कि हाँ इसने काम किया है। तो आप ये स्टोरी भी बना सकते हो, बता सकते हो। फिर आप अगर जो ऑटोकैड या मान लो साइट इंजीनियर की निकली, आप बता सकते हो कि आपने कैसे डील किया था एक जब आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई लड़ाई हो गई, क्लाइंट के साथ बहस हो गई या क्लाइंट के साथ कुछ वो हो गया, डिस्प्यूट हो गया, तो आपने कैसे डील किया उस चीज़ पे। उसके बाद आप ये भी बता सकते हो कि लेट्स सपोज आप किसी सर्वे पे गए, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम कॉज हो गई, तो आपने कैसे उस चीज़ के साथ डील किया। ये सारी चीज़ें जिस भी चीज़ की वैकेंसी है जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप वो स्टोरी बना के बता सकते हो इंटरव्यू को। इससे इंटरव्यूअर को ये लगता है कि आपको आता है डील करना चीज़ों के साथ, आपको पता है आपको किस चीज़ के लिए हायर किया जा रहा है, आपके अंदर वो चीज़ है, आप वो एलिमेंट पे वर्क कर सकते हो। तो ये चीज़ें इंटरव्यू को बताना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ हो गई। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड या सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में और भी दूसरे टॉपिक्स पे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे दबा ले। एंड थैंक यू सो मच।